नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम टॉक टाइम। आज टॉक टाइम में जैन जी की बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात करेंगे, भाजपा के केंद्रीय संगठन में जो बदलाव हुआ है उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी पॉलिटिक्स की बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति के कुछ नेता अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और भी प्रमुख पदों पर। इन सब विषयों पे बात करने के साथ साथ हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री से, जो उनके डिपार्टमेंट में क्या बदलाव आया है, 2 साल में क्या योजनाएं थी, कितनी पूरी कर पाए हैं, कितना वो आगे का प्लान लेकर चल रहे हैं। इन सब विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू जी। तोखन साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। बहुत धन्यवाद। मैं विस्तार न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। सबको जय श्री राम। पांडे जी, आपको भी जय श्री राम। जय श्री राम। तो तोखन साहू जी, आप देख लिए काफी सौम्य सरल हैं और लगातार जो है सक्रिय राजनीति में रहे। विधायक रहे, लोरमी से विधायक रहे, उसके बाद बिलासपुर से सांसद हुए। सांसद होने के बाद छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधित्व मिला, उसमें तोखन साहू जी सफल हुए। तोखन साहू जी, शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा है आपके पास, तो आप लोगों ने 2 साल लगभग पूरा हो गया है। 2 साल में जो रोड मैप बनाकर चल रहे थे उसमें कितना पूरा कर पाए, क्या क्या नया कर पाए, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, शहरी विकास मंत्रालय में काम करना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सांसद बनते ही केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया और बिलासपुर के सांसद को पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। शहरी विकास मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। लगभग देश की 35-36% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। यदि हम शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए शहरों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। केंद्र सरकार शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से अपने मिशंस के माध्यम से हम राज्यों को मदद करते हैं और शहर के विकास की जितनी बात हैं हम शहरी विकास के माध्यम से करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 1.0 के बाद अब 2.0 चल रहा है। सबके लिए आवास मिशन की शुरुआत की गई है। इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2.0 सबके लिए आवास ये मिशन है। जितनी मांग आएगी राज्य सरकार के माध्यम से हम उन सभी मांगों को पूरा करेंगे। इसके लिए एक सरल वेब पोर्टल भी लॉगिन किया गया है। हितग्राही स्वयं उस पर लॉगिन कर सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। राज्य सरकार जितनी मांग करेगी, हम तो कहते हैं कि राज्य सरकार, माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सांसदगण इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाएं और लोगों को इसका फायदा हो। 1.0 और 2.0 मिला करके हमने लगभग 127 करोड़ से भी ज़्यादा आवास सैंक्शन कर चुके हैं। 99 लाख आवास पूरे भी किए जा चुके हैं। जनता को चाबियां सौंप चुके हैं और हमने कहा कि जो मांग पत्र राज्य सरकार की तरफ से आएगा 100% केंद्र सरकार उसे स्वीकृति प्रदान करेगी। मतलब बहुत बड़ा है, 99 लाख आवास शहरी क्षेत्र में देना, ये बहुत बड़ा बड़ी लक्ष्य था, बात आप है। लोगों ने वो पूरा किया उसे। बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये हमारी नीयत भी है, हमारी नीति भी है। मतलब अब कोई ये नहीं कह सकता है जो डाटा आप दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट डाटा है, एग्जैक्ट कि डाटा है। अल्पसंख्यक की विरोधी है बीजेपी, ये कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल, हम जो जरूरतमंद है, जो उसको आवश्यकता है, राज्य सरकार मांग पत्र भेजे सत्यापन के लिए, हम उसको दे रहे हैं। हमने दिया है हमारे हितग्राही के लिए। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उनको चावल भी दिया। हमने उस घर पर आयुष्मान के कार्ड भी भेजे। सारी व्यवस्था हर गरीब सम्मान के साथ जिए, ये व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। मैं तो एक ही सवाल में ऐसा लग रहा है आप पूरा इंटरव्यू पूरा हो जाएगा, इतना बड़ा आपके पास डाटा है, क्योंकि आप और बता देता 2 साल जो है काम किए हैं। मिशन अमृत योजना के माध्यम से हम घर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यदि किसी भी नागरिक के घर में नल से जल पहुंच रही है तो मिशन अमृत योजना के माध्यम से हम हर नागरिक के घर पर शुद्ध जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम सभी प्रदेशों में जाते हैं रिव्यू मीटिंग के लिए। रिव्यू मीटिंग के बाद राज्य सरकारों से भी बात करते हैं और सभी सरकारों से हमने कहा है कि समयबद्ध कार्य पूरा किया जाए।
सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे का उपयोग करें और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें। आपको और पैसा चाहिए तो आप मांग पत्र भेजें, अपना परियोजना भेजें, सरकार तुरंत इस पर स्वीकृति प्रदान करेंगे। अर्बन चैलेंज फंड भी हमने जारी किया है। अर्बन चैलेंज फंड का लाभ भी हमारे सभी प्रदेश क्या है अर्बन चैलेंज फंड? क्या है नई चीज, थोड़ा समझ में आ रही है? देखिए, अर्बन चैलेंज फंड के नाम से एक नई स्कीम लेकर के केंद्र सरकार आई है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से कोई शहर कोई परियोजना प्रस्ताव बना करके भेजेंगे तो उस पर स्वीकृति देने का प्रावधान है। अच्छा, ये आपके उसमें नया काम हो रहा है? हाँ, ये नया काम है। अब स्मार्ट सिटी योजना वो पूरा हो चुका हो गया उसका कार्यकाल, उसका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब अर्बन चैलेंज फंड देकर के हैं, शहर अपनी जरूरतों के मुताबिक अपना प्रस्ताव बना करके भेजेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके इसे पूरा करेगी। मतलब कुल मिला के स्मार्ट सिटी के बाद अर्बन चैलेंज फंड जो आप लोगों ने एक नई कॉन्सेप्ट नया योजना लाई है, संसदीय उससे होगा जी। तो ये तो आपके डिपार्टमेंट की बहुत सारी बातें होगी, कुछ पॉलिटिकल बात, क्योंकि आप देश की क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। छत्तीसगढ़ को अभी भाजपा के केंद्रीय संगठन में बहुत महत्व मिला है। 2 प्रमुख पद हैं, महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और IT सेल के राष्ट्रीय संयोजक, वो छत्तीसगढ़ से बनाए गए हैं। क्या लगता है छत्तीसगढ़ को अचानक इतनी तवज्जो, इतना क्यों दिया जा रहा है? आखिर छत्तीसगढ़ के संगठन या नेताओं में ऐसा क्या केंद्रीय नेताओं को समझ में आने लगा है कि राष्ट्रीय 2 पदों पे बना दिया गया है? अभी तक इससे पहले तो नहीं बनाया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ के प्रति बहुत स्नेह है। जब भी हम लोग किसी मीटिंग में होते हैं, NDA की मीटिंग ही होती है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की बात जरूर करते हैं और किसी न किसी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ भी पहुंचाते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों को महत्व अभी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले भी राष्ट्रीय टीम में हमारे छत्तीसगढ़ के भी लोगों को लिया गया था। अभी हमारे सांसद रूप कुमारी चौधरी जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और रूप कुमार चौधरी जी के साथ मैं पहले भी, हम लोग 13 से 18 में हम संसदीय सचिव रह चुके हैं। जी जी। देखिए, हमारे संगठन के द्वारा डाउन टू अर्थ जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को ये मौका दिए हैं। बहुत मेहनती है। यही तो मैं पूछना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ के नेता डाउन टू अर्थ हैं। यहाँ के संगठन में भी जो कामकाज होता है, मुझे लगता है वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा होता है। वही देखकर ये इन लोगों का चयन किया होगा। देखिए, श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी ये शुरू से आपने देखा होगा कि वे एक विधायक के रूप में, चाहे उससे पहले जिला पंचायत सदस्य रही हो। हम लोग जब संसदीय सचिव थे तो पद यात्रा का एक कार्यक्रम निकला था, जहाँ जा कर के रुकना था। तो श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी ने जहाँ गई वहीं रुकी और तब माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में कहा और कि देखो श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, इन्होंने पार्टी ने जैसा कहा था उससे भी आगे जा कर के इन्होंने काम किया। सही बात है, पार्टी को आगे ले जाने वाले ही को नेता बनाया जाता है। लेकिन जी हमारे आदरणीय दीपक मस्के जी हैं, जिन्होंने कितना काम किया है। अभी भारतवर्ष में जो IT सेल के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे सभी प्रदेशों में यदि किसी को सम्मान मिला था तो आदरणीय दीपक मस्के जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को मिला था। तो उन्होंने काम किया और काम किया तो पार्टी ने सोचा कि नहीं, जब प्रदेश में काम कर रहे हैं तो अब इसको देश में काम करने का अवसर दिया। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं दीपक हमारे भी मित्र हैं। 15 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और यहाँ तो खबरों का आदान प्रदान चलता रहता है। मैं ये कह रहा था कि देश में छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी लोरमी स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें हुई। आप लोरमी से आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, अरुण साव जी हैं, राज्य में डिप्टी CM हैं, अभी संदीप पाठक भी आए हैं आम आदमी पार्टी से, उनको भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। लोरमी चमक नहीं रहा है? आपको नहीं लग रहा है भाजपा की पॉलिटिक्स में? निश्चित रूप से लोरमी के कार्यकर्ताओं को यदि सम्मान मिल रहा है तो लोरमी की धरती पर मेरा भी जन्म हुआ है, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात है। संदीप पाठक जी वस्तुतः भले ही वो आप पार्टी से आए हों, लेकिन उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के हमारे फाउंडर मेंबर है। उनके पिताजी, अच्छा, हाँ, श्री शिव कुमार पाठक जी, वो भारतीय जनता पार्टी परिवार से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं।
तो तो आगे ये ऐसी बात बताइए, नहीं। उनको आम आदमी पार्टी से लाने में आप लोगों की कुछ भूमिका थी क्या? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के है ही है, नहीं, विचारधारा अभी से, अभी संस्कार से, सबसे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है वो। हम लोग भी देखे यहाँ आते थे प्रभारी के रूप में आम आदमी के, तो सुलझे तो हैं। मैं थोड़ा लोकसभा की बात कर लेता हूँ। अभी लोकसभा का सत्र खत्म हुआ है। मानसून सत्र में पूरी तरह विपक्ष ने जंतर मंतर का मुद्दा हो, नेट पेपर लीक हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा, उसको लेकर पूरा सदन नहीं चलने दिया। राहुल गांधी की इस पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी नकारा राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने हमेशा कहा है कि विपक्ष आए, हर मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप किसी बिल पर क्या सुधार करना चाहते हैं, कम से कम ये बात तो आए। लेकिन एक भी बात विपक्ष के द्वारा नहीं कहा गया। कोई सुधार की बात इनमें नहीं है। ये हाउस में राजनीति करते हैं। जंतर मंतर के मुद्दे को लेकर बैठे थे, थाने में एफआईआर कराने की मांग कर रहे हैं कि पैलेट गन चला है, और जो जंतर मंतर को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है उस पर क्या कहेंगे? नीट की एग्ज़ाम को लेकर के जब जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ तब कांग्रेस पार्टी तो थी ही नहीं, लेकिन इन्होंने कहा, सोचा कि भाई हम तो है ही नहीं, जनता पूछेगी क्या जवाब देंगे। तब एक दिन ये निकल गए प्रधानमंत्री आवास को दिखाने के लिए, ताकि हम लोग भी आ जाए मीडिया में। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से ही कहा कि नीट पेपर लीक मामला ये छोटी मामला नहीं है, हमारे संज्ञान में है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई किया गया, कड़े कानून बनाए गए, 10 साल की सज़ा का प्रावधान, 10 करोड़ मुआवजा का प्रावधान इसमें किया गया। नीट पेपर लीक होने के बाद फिर से परीक्षा लिया गया ताकि हमारे बच्चों का भविष्य 1 साल बर्बाद न हो। हमने पूरी संज्ञान में लिया, और जो जो मांगे किया गया था सरकार ने तुरंत उनको माना, और हमने मामले को पूरा गंभीरता से लिया। ये दोहरा जो चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, अब जनता देख रही है। झारखंड में इनकी मिलीजुली सरकार है, झारखंड के छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसी पेपर लीक की मामला को, तब विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है। ठीक ऐसा ही वंदे मातरम पर भी हो रहा है। राष्ट्रगीत है, इसको जब संवैधानिक रूप से सब पैरा छंद 6 छंद स्वीकार कर लिए गए हैं, उसके बाद भी कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था जो CWC है उसमें कहा जाता है कि 2 ही छंद हम गाएंगे। इस पॉलिटिक्स को क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो है राष्ट्रीय मुद्दों से एकदम कटती जा रही है, राष्ट्र का जो राष्ट्रीय भावना होती है उससे कटती जा रही है? ऐसा कुछ नहीं लगता आप लोगों को? देखिए, देश की हर जनता को, हर नागरिक को वंदे मातरम का सम्मान कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों है? जिस वंदे मातरम की गान को लेकर के हमारे राष्ट्रभक्तों ने हंसते हंसते, कितने लोगों ने फांसी पर चढ़े होंगे, कितनों ने गोलियां खाई, और वंदे मातरम गा गा करके हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितना संघर्ष किए हैं, तभी आज़ादी मिली। लेकिन कांग्रेस पार्टी, इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, इसलिए ये वंदे मातरम गान का ये विरोध कर रहे हैं। अब थोड़ा पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं। राष्ट्रीय संगठन का विस्तार हो गया है और चर्चा है कि मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है उसका भी विस्तार होगा। कुछ नए सहयोगी आए हैं, वो शामिल होंगे, उनसे हमारा ज़्यादा लेना देना। हम तो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। क्या ये जो नया विस्तार होगा उसमें छत्तीसगढ़ से कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। इस विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जान सकते हैं। आपको लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ से एक कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए? जिस तरीके से एक राज्य मंत्री, अब तक कोई, मुझे लगता है राज्य बनने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना है छत्तीसगढ़ से। आपको नहीं लगता है? आप लोगों की बात होती होगी कुछ वहाँ दिल्ली में? नहीं पांडे जी, मैं आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। नहीं, हम लोग तो चाहते हैं भाई कि छत्तीसगढ़ से एक कैबिनेट मिनिस्टर बने। मेरा अगला सवाल है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन, और नितिन नवीन जी की कार्यकारिणी आ गई, तमाम आ गई, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से उनका एक आंध्र प्रदेश का एक वीडियो वायरल कर रही है कि सावन में क्या कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर हम लगातार देख रहे हैं, पहली दूसरी बार नहीं हो रहा है, ये लगातार हो रहा है कि कांग्रेस भाजपा को, पीएम मोदी को या तो उनके मीम बनाती है, उल्टे सीधे मीम बनाती है जो आपत्तिजनक भी रहते हैं, फिर इस तरह के वीडियो जारी करती है। इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मामला जो है जेनजी से जुड़ा है, यूथ है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। देखिए, यदि मैं कम शब्दों में कहूँ तो कांग्रेस पार्टी आज के समय में केवल
नकारा राजनीति कर रही है। ये देश में ये लोग अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। इनके पास देश के लिए कोई मुद्दे नहीं हैं, विकास का कोई रोड मैप नहीं है और देश की जनता को भरोसा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, क्योंकि साहसिक निर्णय लेने की क्षमता यदि किसी नेता में है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की में है। आप बताइए मुझे, क्या कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो पाता यदि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती? मैंने कांग्रेस मित्र के यहाँ मिलने गया था और मिलने गया था तो मैंने कहा कि आप बताइए केंद्र सरकार के जो कर रहे हैं उसमें और क्या सुधार होना चाहिए, मुझे कुछ सुझाव बताएं। सरकार ने क्या अच्छा किया, सरकार क्या गलत कर रही है, गलत को भी बताइए और अच्छे को भी बताइए। तो उस कांग्रेस मित्र ने कहा कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो धारा 370 समाप्त नहीं होता। एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा नहीं हो पाता ये। यदि मोदी जी की सरकार नहीं आई होती तो देश में नक्सल समाप्त नहीं होते। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। इसलिए देश की एक एक जनता, यदि मोदी जी की सरकार नहीं आई होती, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने होते तो 500 साल पुरानी समस्या अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भी निर्माण नहीं होता, नागरिक संशोधन बिल नहीं आता, त्रिपक तलाक कानून नहीं आता। देश में एक परसेप्शन बन रहा है, जो जेन जी का आंदोलन हुआ उसके बाद एक परसेप्शन बन रहा है कि जो केंद्र की सरकार है वो जो जेन जी है उसके बारे में नहीं सोच रही है। उस परसेप्शन को आप लोग कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि अभी शायद आप लोगों को भी ऐसा कहा गया है कि आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, और युवाओं से संवाद करें। जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, वो खुद युवाओं से संवाद कर रहे हैं, पीएम मोदी खुद जो है रील बना रहे हैं। तो इस परसेप्शन को बदलने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ही कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि हमें युवाओं के बीच में जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, हम अपनी बात को उन तक पहुंचाएं और उनका सुझाव भी लेकर के आएँ। और लाखों युवाओं से आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बात करते हैं, हर साल बात करते हैं, बजट पर सुझाव भी मांगते हैं। आपको लगता है कि ये जो जेन जी का आंदोलन हुआ उसको समझने में देर हो गई और जिस धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री थे उनका इस्तीफा और पहले हो जाना चाहिए था, या उनका इस्तीफा नहीं होना? दोनों सवाल है आपके सामने कि क्या होना क्या चाहिए था और क्या उस आंदोलन को समझने में केंद्र सरकार ने कहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे अच्छे समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों की डिबेट्स में ये देख रहा हूँ और सुना भी कि इसको थोड़ा और पहले कर लेना चाहिए था, इतना समय नहीं लगाना चाहिए था। ऐसा कुछ है आप लोगों को? पांडे जी, हमारे देश में पेपर लीक के कई मामले हुए हैं, इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं कई मामले हुए हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हमारे लिए गंभीर विषय है, छोटे विषय नहीं है। आज झारखंड में पेपर लीक का मामला आया है, केरल में भी पेपर लीक का मामला आया है। तभी कांग्रेस पार्टी है कहाँ? ये सफाई है कहाँ? ये विपक्ष कहाँ है? क्या कर रहे हैं ये? तो जेन जी तो जरूर पूछेंगे। यहाँ जंतर मंतर में हड़ताल और झारखंड में भाईचारा, केरल में आपकी सरकार है, सरकार है, वहाँ भाईचारा है। तो अब कुछ सवाल में तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अब छत्तीसगढ़ से कुछ छोटे छोटे सवाल कर लेता हूँ क्योंकि समय भी पूरा हो रहा है, आपको भी जाना है। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर बहुत बात हुई। आपने भी शुरू में बताया कि शहरी क्षेत्रों में जो पीएम आवास हुए उसको हमने बहुत अच्छे से बनाया, 99 लाख बन गए पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में 18 लाख पीएम आवास की बात होती थी विधानसभा चुनाव के समय, लेकिन अभी आपके सांसद हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, उन्होंने पत्र लिखा और सिर्फ 8 लाख पीएम आवास को लेकर धन्यवाद दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास की बात है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आवास की स्वीकृतियां देने के बाद ही वो हाउस गए थे जी। यदि छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास में अच्छा काम कर रहा है, हम 1600 आवास हम लोग हर महीने बना रहे हैं, आपने देखा होगा। एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को यदि जोड़ा जाए तो इसमें हो सकता है कि पत्र क्या शहरी क्षेत्र के लिए लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो पत्र देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है। एक मुद्दा है सड़क का, आपने भी पिछले दिनों बैठक की बिलासपुर में भी की। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है छत्तीसगढ़ में, एनएच हो या शहरी क्षेत्र की सड़क, वो कब तक सुधर जाएगी? और क्या ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं होने के कारण ये सड़कें अधूरी हैं? क्योंकि
कई जगह फटकार लग रही है और अभी संगठन के नेता पवन साय जी भी गए थे अंबिकापुर, तो उन्होंने भी इस पे नाराजगी जताई है। देखिए, मैंने सभी अधिकारियों से कहा है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हमारे अधिकारी हों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के हों, नेशनल हाईवे के हों, कि सड़क हमारे यात्रियों की सुगमता के लिए है, चलने लायक सभी सड़क रहे। बरसात है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पर रिपेयरिंग होना चाहिए और सभी सड़कों को ठीक करें, और ठीक हम ही करा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार रही 18 से 23 में, तब भी हमने देखा था कि किसी भी सड़क की दुर्दशा को हमने देखा है। हमारी सरकार के संज्ञान में है, हम सभी सड़कों को ठीक कराएंगे। आज एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित कर रहे हैं, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो। जो सड़कें खराब है, निश्चित रूप से खराब है, तो उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, रैपिड फायर, अब क्योंकि समय पूरा हो रहा है तो रैपिड फायर एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। आप एआई का इस्तेमाल करते हैं? चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल करते हैं? करता हूँ। तो उसमें क्या सर्च करते हैं, किस चीज़ को आप पता करते हैं? अपनी ज़रूरत की जो चीज़ है उसी को करते हैं हम। स्मार्ट सिटी और ग्रीन सिटी, दोनों में से आपको क्या पसंद है? प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, स्मार्ट सिटी सरकार जब लेकर के आए तो उसके पीछे मंशा थी कि हम शहर के किसी एक हिस्से को ऐसा डेवलप करें शहर की ज़रूरतों के मुताबिक, ताकि उसे देख करके शहर का दूसरा हिस्सा भी उसका अनुसरण करे। जी, है कि नहीं? तो ये मंशा थी और उस पर बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। ग्रीन सिटी, मैंने अपना जो शहर है, आज के समय को देखते हुए कि आज शहरीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है, गांव से लोग शहरों की ओर आते हैं, और जब शहर की ओर आते हैं तो कई प्रकार की चुनौतियां रहती है। तो उन चुनौतियों से निपटते हुए हमने अपने शहर को हम कैसे साफ़ सुथरा रखें, कैसे शहर में हरियाली हो, कैसे शहर में शुद्ध वातावरण रहे, कैसे शहर में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो, तो जीवन और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। मेट्रो रेल या इलेक्ट्रिक बस, शहरी क्षेत्र में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? दोनों प्राथमिकताएं हैं। मतलब इलेक्ट्रिक बस अभी की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। मेट्रो तो होना ही चाहिए, आप ये कह रहे हैं। दूसरा मेरा ये था, स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 सिटी कौन सी? इंदौर को छोड़ दीजिएगा, इंदौर तो खूब चर्चा में रहा है। आपके लिहाज से कौन सी सिटी, क्योंकि आप पूरे देश में भ्रमण किए हैं? ऐसे बहुत सारे शहर जो अच्छे काम कर रहे हैं। मैं जबलपुर गया तो जबलपुर ने भी अच्छा काम किया, मैंने देखा है। गुजरात के सूरत ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंदौर के बराबर काम करने वाला सूरत है। यदि सिक्किम चले जाएँ तो सिक्किम में भी साफ सुथरा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सही बोल रहे हैं। मैं अभी लद्दाख गया था तो वहाँ भी हम लोग पानी पीते थे तो बॉटल फेंकने के लिए बस में जो है वो बैग रखे थे कि इसमें रख दो, बाहर नहीं फेंकना है। शहर में, शहरी क्षेत्र में जो बाढ़ आती है या बारिश होती है, शहर डूब जाते हैं, उसको उससे निपटने का शॉर्ट में, क्योंकि कुछ अचूक मंत्र आपको लगता हो कि ये होना चाहिए तो इससे ये शहरी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं आएगी? देखिए, शहरी क्षेत्र में बाढ़ तब आती है जब अचानक ज़्यादा वर्षा हो जाता है। अत्यधिक वर्षा के कारण ये समस्याएं आती है। पर बाढ़ आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाढ़ कई दिन तक रहेगा। बाढ़ आती है, वर्षा जैसे ही रुकती है धीरे धीरे पानी छटने लगता है, अपने आप खाली हो जाता है। छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। बिलासपुर में कुछ समस्याएं आई थी, लोग बताते हैं कि 100 साल बाद इस तरह की वर्षा हुआ था, तो समस्याएं आई थी। पर उस समस्या के समाधान के लिए हमारा पूरा अमला उस पर लगा रहता है। हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, हम लग करके। और एक बात है कि जो नालों का निर्माण है या नालियों का निर्माण है, वो छोटी शहरों को देख करके डिज़ाइन किया जा रहता है। अब शहरों का विस्तार हो रहा है तो जो नालियाँ बनी है वो पहले का बना हुआ है, इसलिए अत्यधिक वर्षा होने के कारण उन नालियों से पानी नहीं पहुंच पाता। अमृत योजना और पीएम आवास योजना, दोनों में आपको बेहतर कौन सी लगती है जिससे जमीनी स्तर पे बड़ा बदलाव आया है? को मैं कहूँ कि एक व्यक्ति, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनका अपना खुद का आवास हो, तो उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री आवास कर रही है। बेहद महत्वपूर्ण योजना है कि एक व्यक्ति के जीवन पर इन्होंने इस योजना ने परिवर्तन लाया। मिशन अमृत योजना, ये हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। हम जल भी बचा रहे हैं और लोगों के घर तक पानी भी पहुंचा रहे हैं। हम अमृत मिशन योजना के माध्यम से
हम ग्रीनरी क्षेत्रों को भी बढ़ा रहे हैं। तो दोनों योजना बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों योजना में बदलाव आया है। एक आखिरी सवाल, उसमें एक कुछ रोचक किस्सा भी आप बताइएगा कि आपको फाइलें निपटाना अच्छा लगता है या फील्ड पर निरीक्षण करके चीज़ों का समाधान करना, और कोई रोचक किस्सा होगा तो भी बताइएगा। देखिए, दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। फाइल निपटाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। फील्ड विजिट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी शहर में जाओ, यदि किसी शहर ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसे नोटिस में लेना, और जैसा कि आपने कहा कि कोई बात अच्छी लगी हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास जब हम लोग अपने मंत्रालय के किसी विषय को लेकर के जाते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाँ तोखन बताओ क्या अनुभव रहा, किस प्रदेश में गए। प्रधानमंत्री जी को कोई जो अनुभव बताए हो वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, लोग जानना भी चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे कि मैं प्रधानमंत्री आवास को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गया तो एक मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपना अनुभव बताओ। तोखन बोले तोखन आप अपना अनुभव बताओ। तो मैंने अपना अनुभव बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आपके आशीर्वाद से लाखों गरीबों का जीवन बदला है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। पर इसमें एक मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका प्रतीक्षा सूची में नाम जुड़ नहीं पाया है, जबकि वो पात्रता रखते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि छूटे हुए लोगों को फिर से मौका मिले कि वो आवेदन कर सके, पात्रता सूची में उनका नाम जुड़ सके। और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में सबके लिए आवास मिशन चालू हुआ तो एक सरल एकीकृत वेब पोर्टल इस पर लॉगिन किया गया। लॉगिन करने के बाद कोई भी हितग्राही उस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अभी तक के मुझे डाटा याद है 16 लाख से भी ज़्यादा आवास की स्वीकृतियाँ केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। मतलब आपने एक पहल की, प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी और उस पर अमल भी हुआ, वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी सबकी बात सुनते हैं, सभी मंत्रियों की बात सुनते हैं। कोई भी सुझाव हो, सुझाव को नोटिस करते हैं, संज्ञान में लेकर के उसको अमल में भी लाते हैं। तो अभी जो मैं रैपिड फायर के सवाल पूछ रहा था वो मैं खुद जो पहला सवाल आपसे पूछा कि एआई का यूज़ करते हैं, ये सवाल मैं एआई से लेकर आया था। और एआई ने आपके डिपार्टमेंट के बारे में मुझे लगता है महत्वपूर्ण जितनी चीज़ें हैं वो सब वो रैपिड फायर में पूछ ली है। तो ये थे हमारे साथ तोखन साहू जी, जिन्होंने सभी मुद्दों पर विस्तार से बात की, चाहे बात वंदे मातरम की हो, चाहे बात पीएम आवास की हो, देश की पॉलिटिक्स, छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्या कर रही है और आने वाले समय में शहरी विकास मंत्रालय का क्या रोड मैप है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तोखन साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद।